गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। आज बेटे हम क्लास 11th क्लास के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के तीसरे वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग सीखेंगे मोल्स क्या है, मोल कंसेप्ट के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। लेकिन मोल कंसेप्ट को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ जानना ज़रूरी है। एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो इसको बेटे जानेंगे जब, तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, फार्मूला मास, है ना। अगर हम लोग बेटे स्टेप वाइज पढ़ेंगे तो शायद ठीक से और बेहतर वे में चीज़ों को कंडक्ट कर पाएंगे। ओके, तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिल सकें। चलिए बात करते हैं बेटे। अभी मैंने बोला एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। अगर हम लोग सिंपल डिफाइन करें तो एटॉमिक मास को बहुत आसानी से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास उस एटम के मास, और कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन के 1/12 पार्ट का रेशियो होता है। ये कह सकते हैं कि कार्बन का जो 1/12 पार्ट है, अगर उससे हम उसको डिवाइड कर दें तो एटॉमिक मास निकल आएगा। लेकिन ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो एक्चुअल वैल्यू हमें कहाँ से मिली? हम लोग ये बेटे कंसेप्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, इसलिए अपने को ठीक से इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का कंसेप्ट आना चाहिए। तो देखिए एटॉमिक मास को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, मैं इस तक पहुंचने से पहले कुछ स्टेप्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एटम मास है, अर्थात एक एटम का मास। तो देखिए एटम किस किस से मिलकर के फॉर्म हुआ। हम सभी लोग जानते हैं कि एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनसे मिलकर के फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एवं न्यूट्रॉन है। आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, अब बात कर रहे हैं बेटे कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, अगर मास कर रहा हूं कि मैं किसी एटम के मास की बात कर रहा हूं, अर्थात एटॉमिक मास निकालने वाला हूं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, तीनों के मास अगर सम कर दिया जाए, अर्थात तीनों को जोड़ दिया जाए, तभी तो बेटे एक एटम का एटॉमिक मास निकल पाएगा। अर्थात किसी भी एटम के एटॉमिक मास को निकालने के लिए तीनों का सम चाहिए। तो जो मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात कर रहा हूं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं कि वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर वाइज देखा जाए तो, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लगभग आपस में वेट समथिंग में बराबर होते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं, अप्रॉक्सीमेट, लगभग दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वेट इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट के कंपेयर अगर देखा जाए तो बहुत कम होता है। इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं कि वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। ध्यान रखना, अगर हम प्रोटॉन और इसकी तुलना में देखें तो हम ये मान सकते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर कंपेयर वाइज हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो नेग्लिजिबल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अर्थात अगर मुझे किसी भी एटम का एटॉमिक वेट निकालना है, ध्यान रखना बेटे, चीज़ों को ठीक से समझना, पेन और नोटबुक साथ लेकर के बैठे, जिससे चीज़ें ठीक से कंडक्ट हो पाएँ। अगर मुझे एटॉमिक वेट निकालना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर दोनों का मास हम ऐड कर दें तो एटॉमिक वेट निकल आया। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन का जो हमने वेट माना है वो नेग्लिजिबल मान लिया, क्योंकि वो बहुत कम है अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में देखें तो, इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान करके चलते हैं। ठीक है, अगर जैसे अब बेटे डिफाइन करने के लिए, क्योंकि डेफिनेशन आती है कार्बन से, तो हमने इसको डिफाइन करने के लिए बड़ी
मुश्किल से, बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग हाइड्रोजन के एक एटम का मास, प्रोटॉन क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सम, इसी प्रकार से ऑक्सीजन का, इसी प्रकार से कार्बन का। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास था उसको निकालने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़े, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। तो हमने कैसे निकाला, तो बात कर रहे हैं हम लोग कार्बन 12 की। ये ध्यान रखना, कार्बन 12 अर्थात 6C12। अगर मैं इसमें देखूं कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, तो आप जानते हैं कि इसमें जो प्रोटॉन है वो आपके 6 हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये भी बेटे 6 हैं। और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो 12 - 6 = अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो वो भी 6 हैं। इसका मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेटे 6 हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं इस कार्बन 12 का मास निकालना चाहता हूं तो अपने ड्यू टू कैसे निकलेगा, कार्बन और प्रोटॉन का जब भी मास निकालेंगे तो दोनों का मैंने बताया कि सम, अर्थात टोटल मास अगर मैं निकालता हूं, आपने देखा कि कार्बन का जो मास है अर्थात कार्बन 12 का उन्होंने, जब लोगों ने उस पर प्रयास किया, काफ़ी मेहनत की और उसका जब मास निकाला तो इतना निकल करके आया 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम। इस बात का फोकस करना है कि जो कार्बन है, कार्बन 12 का जो मास आया वो कितना आया, 1.99 × 10⁻⁻23। थोड़ा सा ठीक से अगर बेटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका मीन्स यही तो है कि तीनों के किसी का भी अगर एक का निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का होता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेग्लिजिबल माना। थे कितने टोटल, मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब 6 तो इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 प्रोटॉन्स थे और 6 ही बेटे न्यूट्रॉन थे। आपने जो इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि उनका मास जो है, उनका वेट जो है वो नेग्लिजिबल है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मास भी नेग्लिजिबल होगा, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। तो ये मानते हैं कि 6 प्रोटॉन्स + 6 न्यूट्रॉन, अर्थात 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1.99 × 10⁻23 के इक्वल होगा। ओके, अब बेटे बात कर रहा हूँ मैं 6 और 6, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ अप्रोक्सीमेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मास इक्वल होंगे। देन प्रोटॉन और जब अर्थात एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 6 और 6 दोनों 12 पार्टिकल्स हो गए। अर्थात तो मैं एक ही बात मान करके चलता हूँ, तो मैंने ये मान लिया कि जो 12 पार्टिकल्स का मास है बेटे वो कितना है, 1.99 × 10⁻⁻23। इज इट। अब बात कर रहा हूँ एक पार्टिकल्स की। अगर बेटे एक पार्टिकल्स का मास अपने को निकालना हो तो 1.99 × 10⁻⁻23 ओवर 12। अगर आप इससे डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर से आप डिवाइड करें, तो इसका आंसर आने वाला हुआ 0.16605 × 10⁻⁻23। यदि मैं इसको कैलकुलेट करूं, इसकी जनरल फॉर्म में लिखूं तो 1.6605 × 10⁻⁻24 ग्राम। मीन्स ये है कि बेटे एक पार्टिकल्स का, अगर मैं बात करूं इसमें एक पार्टिकल्स की, चाहे वो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, अर्थात एक पार्टिकल्स का जो मास निकल के आता है वो 1.6605 × 10⁻⁻24 ग्राम आ जाता है। ये एक प्रोटॉन या ये कह सकते हैं एक का मास है। तो मैंने ये आपको बताया कि अभी 12 पार्टिकल्स थे और 12 पार्टिकल्स आपने कंसीडर किए हैं कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, इसका मतलब 12 है। तो ये जो मास आ रहा है वो कितने का आ रहा है, एक पार्टिकल्स यहाँ पे। और कार्बन में बेटे पार्टिकल्स हमने टोटल कितने माने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड किया तो 12। इसका मीन्स क्या था कि अगर मैं यहाँ से कार्बन की बात करता हूँ तो ये उसका कौन सा वाला पार्ट हो गया बेटे, 1/12 पार्ट हो गया, जो किसका है, एक पार्टिकल्स के। फिर भी समझ लो एक पार्टिकल्स का मास ये निकल करके आया है और कार्बन का टोटल कितना था ये। अगर मैं इसको इस प्रकार से कंसिडर करूँ कि ये इसका कितना पार्ट है, अगर इसको लिखा था हमने तो 1/99 × 10⁻⁻23 ओवर 12। इसी को तो बेटे डिवाइड करके हम लोग ये लेकर के आए एक पार्टिकल्स को। और एक पार्टिकल्स की अगर बात की जा रही है, मैं बार बार फिर बता रहा हूँ, एक पार्टिकल्स की बात की जा रही है, इसका मतलब एक जो आपका एटम दे रखा है। अगर हाइड्रोजन की बात हम लोग करते हैं, अब यहाँ क्या है, कार्बन की बात की जाए, इसका मतलब है कार्बन के मास का 1/12 पार्ट्स है, क्योंकि ये 1/12 लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कार्बन मास, तो 1/12 इंटू कार्बन का। अब इससे जिसके भी किसी के भी अगर किसी की भी बात करते हैं, जिसका भी निकालना हो उस मास की बात कर सकते हैं, तो 1.6605 × 10⁻⁻24 मीन्स ये है बेटे 1.99 × 10⁻⁻23/12 आ गया। इसका मतलब क्या है, 1/12 पार्ट। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। मीन्स ये है कि जो कार्बन एटम है उसका 1/12 पार्ट है। इससे हम लोग जो 1.6605 × 10⁻⁻24 ग्राम आया, इससे हम लोग AMU में डिनोट करते हैं। इसका मीन्स है
कि अगर मैं इसको ये प्रकार से लिख सकता था कि 1.6605 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ ग्राम, अगर इसकी बात करूँ बेटे तो ये एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन अर्थात एक पार्टिकल्स के मास के इक्वल है, जिससे हम लोग डिफाइन करते हैं 1 AMU। AMU का मीन्स क्या है बेटे? एटॉमिक मास यूनिट। इसी को हम लोग सिंपल फॉर्म में U लिख करके कर सकते हैं, अर्थात इसको हम लोग 1U भी लिखते हैं। 1U का मतलब क्या है? U का मतलब है यूनिफाइड मास। अर्थात इसी को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट इज इक्वल 1.66। तो सीधा सा मतलब है कि 1 AMU की वैल्यू जो होती है वो 1.6605 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम के इक्वल होती है। बात कर रहा हूँ बेटे यहाँ से, अगर मैं किसी की भी बात कर लेता हूँ, थोड़े देर 2-4 एग्जाम्पल के साथ कंसीडर कर लेते हैं हम लोग कि अगर मैं 1 एटम किसी का भी लेकर के बात करता हूँ, या ऐसे समझ लेते हैं हम लोग एक नाइट्रोजन का आइटम लेते हैं। ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन बेटे कितना होता है? 7 और 14। इसका मीन्स क्या है? इसमें 7 तो बेटे प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है और साथ ही क्या है? न्यूट्रॉन्स। आपने देखा। और बात हम लोग किसकी कर रहे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इसका मतलब इस 14 से मीन्स है, जब मैं कार्बन की बात कर रहा था तो जब एक पार्टिकल्स का मास इतना आया तो 12 पार्टिकल्स का मास इतना। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता था? मैं इसको लिख सकता था 12 AMU, क्योंकि मैंने एक पार्टिकल्स का जो मास था उसको 1 AMU कहा, तो इसका मतलब है मैं इसको कितना कहने वाला हूँ बेटे? 12 AMU, क्योंकि उसमें 12 पार्टिकल्स थे और 12 क्या थे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है बेटे? या 14 या 7 + 7, क्योंकि P + N इज इक्वल, यहाँ से ये निकालते हैं यहाँ, तो P + N। तो मैं इसका मास अगर पूछा जाए मुझसे तो मैं कह सकता हूँ सीधा कि 14। देखिए इसमें टोटल कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर के कितने बैठते हैं बेटे? 14 होते हैं, जो नंबर ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसके मास की बात करता तो मैं ऐसे तो लिखता 14 इंटू 1.6605 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, इतना हो जाता। और हम सब जानते हैं कि ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है? AMU। तो इसका मीन्स सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं इसको 14 AMU। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि नाइट्रोजन का मास कितना है तो आपको बताना है 14 AMU। अगर ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन होता है 8 और 16। अगर इसमें बात करें तो बेटे 8 तो प्रोटॉन होंगे और 8 ही आपके न्यूट्रॉन होंगे। अगर दोनों का सम करते हैं तो 8 8 16। इसका मीन्स है कि मैं चाहता तो इसको 16 AMU लिख सकता था। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम होता है 2He4। अगर यहाँ से बात करते हैं तो इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। अगर दोनों का बेटे सम करते हैं तो इसका मतलब है ये 4 AMU के इक्वल होगा। यहाँ से अगर डिफरेंट टाइप के एटम की बात कर लेते हैं, सपोज 11Na23। अगर सोडियम की बात करते हैं तो 11Na23 होता है। 11Na23 का मीन्स है कि यहाँ से 11 है, ये 23 है। तो कैसे करने वाले हैं आप? यहाँ से निकालेंगे तो 11 तो इसमें बेटे प्रोटॉन्स हो जाएंगे और न्यूट्रॉन निकालेंगे। 23 - 11 इज इक्वल 12 न्यूट्रॉन होंगे। क्यों मैं इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉन का जो वेट है उसको हम लोगों ने नेग्लिजिबल कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ से बेटे हो जाएगा, अगर दोनों को 12 करते हैं तो 23 AMU। इसका मीन्स है कि यहाँ से अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का जो मास हो जाता है वो 23 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल हो जाता। फिर एक बार समझ लें, कभी भी अगर किसी का भी आपसे मास पूछा हुआ है और एटॉमिक मास क्या है, उस पार्टिकल्स में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि जो टोटल पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कैसा है? नेग्लिजिबल हम लोग मानकर कंसीडर करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की तुलना में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लगभग मास कैसे हैं? आपस में इक्वल है, लगभग इक्वल है। इसलिए हम उसको ये मान लेते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ से ये 16 था तो अपने को क्या फोकस करना है कि यहाँ से जो ये मास लिख रहे हैं ये क्या है बेटे? इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक। ये एटॉमिक मास दे रखा है, इसी को हम लोग जानते हैं। मैंने यहाँ से ये बताया, अगर डिफाइन करते समय पर हम लोग सीधी डेफिनेशन भी लिख सकते थे, लेकिन एक्चुअल निकालने का तरीका जो है वो ये है कि अगर कभी भी आपको डिफाइन करना हो तो एक एटम का मास उसके 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डिफाइन करता तो एटॉमिक मास इज इक्वल, किसी का भी निकालना है तो उस एटम का मास ओवर 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, इस तरीके से निकालते हैं। तो किसी का भी निकालना हो तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। इसकी यूनिट हम लोग लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या इसे हम लोग U के नाम से लिख सकते हैं, यूनिफाइड। अब बात कर रहे हैं बेटे मॉलिक्यूल्स की। अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं? बात कर रहे हैं बेटे CH4
मेथेन है। अब इसमें आप ये देखते हैं कि कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। आप देखिए, कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते थे 16। तो इसका मास कितना होना चाहिए? 16 AMU, क्योंकि आपको बताया गया इसमें जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसके बेस पे। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 16। तो कैसे लिख सकते थे? वैसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि तो 12 तो कार्बन है, और कार्बन का जो मास है, एक कार्बन है, इस तरीके से चाहे पहले इसको लिख लो। कार्बन कितना है? उसका एक एटम है, और एक एटम का जो मास है वो 12 AMU होता है, प्लस 4 हाइड्रोजन है, और एक का कितना होता है बेटे? 1 AMU होता है। तो हम इसको लिख सकते थे 12 और 4 16 AMU। अगर सिंपल भी निकालना चाहें तो यहाँ से हम लोग निकालते, देखिए 12 कार्बन के और इंटू 1.6605 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ प्लस 4 इंटू ये 1 था, इसकी वैल्यू लगाते तो ये आ जाती है 1.6605 इंटू 10⁻⁻⁴ जोड़ करके करते, इसमें से कॉमन लेकर के तब भी इतना ही आता 1.6605 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हम इसको लिख सकते थे 16 AMU या 16U। यूनिफाइड मास के नाम से हम इसको जान सकते थे कभी भी मेथेन का इस तरीके से निकालना। जैसे वाटर है, तो वाटर कितना होता है बेटे? H2O। तो इसको कितना हो जाता है? 18। रीज़न ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम है। कितने? 2 एटम, एक का 1 AMU तो 2 का। तो हम इसको कैसे लिख सकते थे? इसको सीधा लिख सकते थे बेटे 18 AMU, या 18 इंटू टोटल 1.600, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यदि आप चाहते। तो इतना ना लिख करके बार बार ना लिख करके आप सीधा इसे बेटे 18 AMU या 18 यूनिट लिख लेते हैं। लाइक अभी मैंने लिखा, आप ऐसे ग्लूकोज को लिख सकते थे, कंसीडर कर सकते हैं। ग्लूकोज कितना होता है? जैसे ग्लूकोज मान लीजिए C6H12O6, आप यहाँ से निकालते टोटल करते तो 180 हो जाता, तो वो AMU की फॉर्म में रह जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। इस तरीके से हम लोग इसको निकालते, तो ऐसे कंसीडर करते हैं। अब आप देखते हैं यहाँ से मैंने 2-3 ले लिए, एक और ले लीजिएगा। चले मोलिक्यूल की बात कर लेते हैं। NH3 अमोनिया 17 होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन बेटे 3 इंटू 1 इज इक्वल 17। तो यहाँ से मिलाकर के हो जाता, तो इसको लिख लेते बेटे 17 AMU या 17 यूनिट। अब कुछ एक आध एग्जाम्पल अलग तरीके के, जैसे बात कर रहा हूँ मैं NaOH की। NaOH का आप निकालते, देखिए Na23O16 प्लस H1, तो टोटल मिलाकर के हो जाता है 14। अगर मैं इसकी बात करता तो ये हो जाता 14U या 14 AMU या 14U। अब थोड़ा सा एक दो चीज़ डिफरेंस के साथ हम लोग समझना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है NaOH। अगर आप HCl चाहते तो HCl लिख देते यहाँ से, तो HCl हो जाता है बेटे 36.5 हो जाएगा, तो 36.5 यूनिट। ऐसे हम लोग निकालने वाले हैं, तो इन सबको हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हो गए बेटे। क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स। कैसे? यहाँ मैं कुछ थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बैक करना चाहता हूँ। हाइड्रोजन है, H लिखा। अब आप देख रहे हैं कि एक H 2 H हो गए। एक H का मोलर मास, वो अभी उसकी मोलर मास की बात नहीं चल रही है, एटम है तो एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का 1, तो 1 AMU प्लस दूसरे का 1 AMU। अर्थात मैं इसको लिखता क्या हूँ बेटे? H2 लिखता हूँ। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा 2 AMU। यहाँ से हाइड्रोजन की बात की थी मैंने, और हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। यहाँ से जब हाइड्रोजन एक होता तो हम उसको एटम कहते हैं। अब यहाँ से 2 मिल रहे हैं तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है उसको बेटे हम लोग मॉलिक्यूलर मास के नाम से जानते हैं। जैसे O2 है तो O डबल बॉन्ड O, यहाँ से ऑक्सीजन के 2 एटम मिल रहे हैं तो O हो जाएगा बेटे 16 प्लस 16। एक का जब 16 है दूसरे का 16, तो इज इक्वल हो जाएगा 13 AMU या 32U। 32 AMU या 32 यूनिट के नाम से हम जानेंगे। जैसे नाइट्रोजन की बात कर रहे तो N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ से N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। इसका मतलब है 2 एटम्स हैं। नाइट्रोजन होता है बेटे 14 प्लस 14 इज इक्वल 28 यूनिट,
ठीक है, या 28 AMU। इसका मीन्स क्या था कि ये जो थे ये क्या है, मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल का जो मास होता है उससे हम लोग कहते हैं बेटे मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास में दो चीज़ें आपने देखी, मैंने कुछ यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ यहाँ भी लिखे हुए, ये भी क्या है आपके बेटे मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स का मीन्स क्या है कि वो एटम से मिलकर के फॉर्म होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल के जो मास थे उनको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास डिपेंड ये करता है क्योंकि ये सेम है, अर्थात इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो भी एटम्स थे वो सेम थे, इसलिए हम इनको कहते हैं एलिमेंटल मॉलिक्यूलर के नाम से, एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, जबकि ये कैसे हैं, डिफरेंट है। अब जैसे NaOH है, यहाँ मैंने लिखा है NH3H2O, इन सब के भी शब्द दिखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखिए बेटे ये जो मैंने लिखे इन सब में आपका बॉन्ड पाया जाएगा कोवैलेंट। यहाँ 1 मिनट का काम है, इनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, या कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाने के कारण इनको हम लोग कहते हैं बेटे कोवैलेंट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जबकि ये कोवैलेंट कंपाउंड जब हैं तो इनका जो मास है इसको हम लोग कहते हैं बेटे मॉलिक्यूलर मास। जबकि अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो जो NaOH है ये बेटे आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl और ले लो, देखो NaCl इसमें होता है Na, टोटल मिलाकर के 58.5 AMU या 58.5 U। मैं इनकी बात कर रहा हूँ बेटे, ये आयंस में टूट जाएंगे, Na++OH माइनस Na++Cl माइनस, इसका मतलब क्या है, ये आयनिक कंपाउंड हुए। ये आयनिक कंपाउंड है, जबकि ये आपके कोवैलेंट कंपाउंड है ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल्स, तो इनको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर मास के नाम से जानते हैं। बट बेटे ये आयनिक है इसलिए हम इनको फॉर्मूला मास के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना, अगर आपसे कभी कोई फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस पूछता है तो आपको बताना है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कोवैलेंट कंपाउंड का होता है, जबकि अगर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका जब भी निकाला जाता है तो फॉर्मूला मास होता है। वैसे तो ये कह सकते हैं किसी भी फॉर्मूले में, अब इसको डिफाइन कैसे करने वाले हैं वो समझ लीजिएगा। किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी एटम्स के आपने क्या किया, एटॉमिक मास का सम किया, अर्थात सबको जोड़ा, तब जाकर के क्या निकल के आया। जैसे आप किसी की बात कर रहे हैं, H2SO4 की बात कर ले रहे हैं, इतनी बात ध्यान रखना, फिर समझ लें। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसको हम लोग फार्मूला मास के नाम से जानते हैं, और जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं तो कोवैलेंट कंपाउंड के जो एटॉमिक मास का सम होता है, अर्थात उसका जो मॉलिक्यूलर मास, उसको हम लोग कहने वाले हैं, जिसमें जो भी पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स हैं उन सब के मास का अगर सम करें तो वो क्या बन जाता है बेटे, मॉलिक्यूलर मास। तो फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास और एक एटॉमिक मास, इससे पहले हम सीख चुके। इसमें 3 चीज़ें, थोड़ा सा एक डिफरेंस देख लें। जैसे सपोज मैं आपसे बात कर रहा, कुछ पहले हम लोग बात कर ले रहे हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करता हूं तो कैसे निकालने वाले हो आप, कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया, डिफाइन कैसे करेंगे। अर्थात यहाँ आप देख रहे थे उसमें जितने भी एटम्स थे उन सबका जो सम था एटॉमिक मास का, तो हम डिफाइन करेंगे द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उससे हम लोग क्या कहने वाले हैं, मॉलिक्यूलर मास। कैसे, अगर मॉलिक्यूल्स में तो मॉलिक्यूलर मास, अगर फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड दे रखा है तो उसे फार्मूला मास के नाम से जानेंगे। तो देखिए H2SO4 में अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, तो देखिए 2, क्योंकि 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन का एक एटम का जो मास होता है एटॉमिक मास वो 1 AMU होता है, जबकि सल्फर का बेटा 32 और 4 इंटू ऑक्सीजन जो होता है वो 16 होता है। टोटल मिलाकर के देखेंगे तो यहाँ से आपका आएगा बेटे 98 AMU एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल आएगा। ऐसे ही बेटे आप किसी और का निकाल लें, NaOH का निकालें 40 आ जाएगा, ठीक है। Na2CO3 का निकालेंगे, सोडियम कार्बोनेट इसका निकालेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 2 इंटू Na होता है 23 प्लस C12 इंटू 3 इंटू 16 इज इक्वल 106 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ जो मेन एलिमेंट्स हैं उनके आपको एटॉमिक मास पता होने चाहिए। तो मैं कुछ के लिख दे रहा हूँ, एटॉमिक मासेस ये आपको तैयार होनी चाहिए ऑफ सम एलिमेंट्स,
कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस दे रखे हैं, सपोज जो ज़रूरी है, हाइड्रोजन का वेट है 1U, हीलियम का 4, जिनकी सबसे ज़्यादा नीड ज़रूरत पड़ती है वो मैं लिख दे रहा हूँ, कार्बन 12U, नाइट्रोजन 14 यूनिट, यूनिफाइड मास के नाम से जानेंगे, ऑक्सीजन होता है बेटे 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, इसके बाद सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40, पोटेशियम 39 और इसके बाद आयरन का आपको पता रहे आवश्यकता पड़ती है 56 और आयरन के बाद रहेगा एक दो और पता रहे, कॉपर का 63.5, सिल्वर का पता कर लें, ठीक है 108। मैन जो मुख्य रूप से यूज़ होते हैं बेटे मैंने उनके लिख रखे हैं, आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अब कुछ होमवर्क के लिए ये रहेगा कि आपको कुछ के जो मॉलिकुलर मास है वो फाइंड करने हैं, लाइक C2H4 एथिलीन, C2H2 एसिटिलीन, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज C6H12O6, शुगर C12H22O11, फिनॉल C6H5OH, एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, नाइट्रस एसिड HNO2, फॉस्फीन PH3, फास्फोरस बेटे 31 और H3PO4, दो चार और लिख सकते थे, जैसे मानो आपने लिख लें इथाइल अल्कोहल C2H5OH।